ऐसी दमदार रिसर्च हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार और आपका स्वागत है पांडिमोनियम के एपिसोड 5 में। आज हम बात करने वाले हैं मैरिजुआना के बारे में। मैरिजुआना का भारत से एक बहुत पुराना रिश्ता है। यहाँ तक मैरिजुआना की 3 स्पीशीज में से एक का तो नाम भी भारत के ऊपर पड़ा हुआ है। इंडिया में हम मैरिजुआना को भांग, चरस और गांजे के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं अपनी मन की बात करूं तो मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हमारे डायरेक्टर की इंसिस्टेंस की वजह से मुझे रिसर्च करनी पड़ी। अब मुझे मैरिजुआना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि एज अ जनरेशन हमें मैरिजुआना के बारे में कभी क्लियरली सोचने नहीं दिया गया है। आप जहाँ भी जाएं आपको लोगों के 2 कैंप्स मिल जाएंगे, एक जो इसको एक गेटवे ड्रग की तरह देखते हैं और दूसरा जो इसको एक मेडिसिन और एक सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की तरह देखते हैं। इसमें गलती हमारी नहीं है। दुर्भाग्य से जब भी मैरिजुआना लीगलाइजेशन डिबेट होती है तो उसमें सबसे ऊंची आवाज़ें होती हैं उन लोगों की जिनका या तो कोई राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल गेन इस डिबेट में जुड़ा होता है, God will correct a Christian that's not sober. या कोई फाइनेंशियल यानी कि माली गेन इस डिबेट में जुड़ा होता है। गांजा पी के तो कहते कुछ पता ही नहीं लगता कि इस दुनिया में बोलो स्वर्गलोक में पहुंच गए। तो आज के शो में हम क्या करने वाले हैं? मेरा काम इस शो के थ्रू है आपको माउंटेन कल्चर और एडवेंचर स्पोर्ट्स के डिस्कशंस में इंक्लूड करना। तो मैंने आज का शो 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया है। पहले में हम मैरिजुआना क्यों लीगल होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे में मैरिजुआना क्यों इलीगल रहना चाहिए इस बारे में बात करेंगे। और तीसरी बात हम एक टॉपिक के बारे में करेंगे जो मुझे अभी तक का इंडिया के मैरिजुआना लीगलाइजेशन डिबेट में मिसिंग लगा है और जो स्मॉल स्केल फार्मर्स और गांव वालों को शायद बहुत इफेक्ट करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब मैरिजुआना पूरी दुनिया में इलीगल हुआ 1961 के एक यूएन कन्वेंशन के वजह से, जिसमें पूरी दुनिया ने मैरिजुआना को शेड्यूल 1 ड्रग्स के साथ क्लासिफाई कर दिया। अब शेड्यूल 1 ड्रग्स उन ड्रग्स को कहा जाता है जो कि ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के लिए जानलेवा होती हैं और जिनका कोई भी मेडिसिनल यूज़ नहीं होता है। इंडिया उन आखिरी 3 कंट्रीज में से था जिन्होंने मैरिजुआना के इस इंटॉलरेंस को अपोज किया था। इंडियन डेलीगेशन के कहने के हिसाब से भारत में मैरिजुआना सूफीवाद, आस्था, धर्म और यहाँ तक का हमारे खाने पीने के व्यंजनों में भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा ब्लैंकेट बैन इंडिया के केस में बहुत गलत होगा। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए यूएन ने इंडिया के केस में भांग को कैनबिस की डेफिनेशन से बाहर रख दिया और इंडिया को 25 साल दिए गए अपने देश में मैरिजुआना के रिक्रिएशनल यूज़ को कम करने के लिए। इसके चलते 1985 में इंडियन गवर्नमेंट ने एनडीपीएस एक्ट पास किया, जो कहता है कि मैरिजुआना से निकला हुआ रेजिन, जिसको हम आम भाषा में चरस के नाम से जानते हैं, उसे और मैरिजुआना के फ्लावर को ग्रो करना और उसका सेल करना इलीगल बना दिया। लेकिन एनडीपीएस एक्ट ने बाकी मैरिजुआना प्लांट के रेगुलेशन की बात स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ दी, प्रोवाइडेड कि वो साइंटिफिक और ऑपरेशनल एविडेंस सेंटर को प्रोवाइड करें। लेकिन ये हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी नेशनल पार्टीज के एजेंडास के साथ हमेशा बंधी हुई रहती हैं और शायद इस वजह से ये मुहिम किसी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं ली। एनडीपीएस एक्ट के अनुसार मैरिजुआना प्लांट का ये फूल यूज़ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एज इंडियंस हम पूरी दुनिया में फेमस हैं इसके सबसे बड़े कंज्यूमर होने के वजह से। 2018 में दिल्ली और मुंबई पूरी दुनिया का 3rd और 6th लार्जेस्ट मैरिजुआना कंज्यूमिंग सिटीज़ थे। दिल्ली में 2018 में 38.2 टन मैरिजुआना कंज्यूम किया गया और मुंबई में 32.4 टन मैरिजुआना कंज्यूम किया गया। अब शायद ये सही मोमेंट है कि मैं आपको मैरिजुआना और इंडस्ट्रियल हेम्प के बीच का डिफरेंस समझा दूं। तो बेसिकली मैरिजुआना उन प्लांट्स को बोला जाता है जिनमें टीएचसी कंटेंट 15 से 20% तक होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल हेम्प का टीएचसी कंटेंट 0.3 से 0.5% तक होता है। ये गांजा नहीं है जी, इसका नाम है हेम्प, HEMP हेम्प। हेम्प के बहुत सारे यूसेस होते हैं, जैसे कि आप इनसे कपड़े बना सकते हैं और इनको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इंडस्ट्रियल हेम्प से गाड़ियाँ भी बन सकती हैं? तो 1941 में
12 साल की रिसर्च के बाद फोर्ड ऑटोमोबाइल्स ने एक हेम्प कार बनाई। इस गाड़ी का चैसी 70% हेम्प सेल्यूलोज फाइबर से बना हुआ था और ये माना जाता था कि ये स्टील से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये गाड़ी थ्योरेटिकली चलने भी वाली थी हेम्प इथेनॉल पे। लेकिन अमेरिका में 1937 में मैरिजुआना के ऊपर एक ब्लैंकेट बैन लग गया और ना वहाँ मैरिजुआना उगाया जा सकता था ना इंपोर्ट किया जा सकता था और इस वजह से फोर्ड ऑटोमोबाइल्स को ये आइडिया छोड़ना पड़ा। तो अगर इंडस्ट्रियल हेम्प से हम इतने फ़ायदे हैं तो ये इस फ़ायदे क्या किसान भी उठा सकते हैं और क्या हेम्प इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक सोल्यूशन बन सकता है? जी हाँ, और इस बात का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कॉटन के एग्जांपल से। अब कॉटन को सबसे नॉर्मली यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए, लेकिन क्या आपको ये पता था इंडिया कॉटन का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अब कॉटन एक बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है इसे उगाने में। इसके साथ ही साथ कॉटन के सीड्स जीएमओ होते हैं। अगर हम इसी चीज़ को हेम्प के साथ कॉन्ट्रास्ट करें तो हेम्प से ऑब्टेन प्रोडक्ट्स बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं और ना हेम्प को उगाने के लिए आपको हर्बिसाइड चाहिए, ना पेस्टिसाइड चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो शायद हेम्प इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए एक सोल्यूशन बन सकता है। अमूमन हम ये मानते हैं कि अगर मैरिजुआना लीगलाइज हो गया तो उसके दाम भी बहुत कम हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा सोसाइटी में बढ़ जाएगा। लीगलाइज होने के बाद मैरिजुआना की कीमत अमेरिका में लगभग $300 30 ग्राम के लिए थी। ये प्राइस पहले तो लीगलाइज होने के समय पे बहुत कम गिरी, $150 तक का गिर गई। उसके 4 साल बाद फिर बढ़ के $250 तक पहुंच गई। अब ये प्राइस का इंक्रीज इसलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट्स ने इन एजेंसीज पे बहुत हेवी टैक्सेशन किया है और उनको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर मैं इस बात को आपको सिंपली बताऊं तो मैरिजुआना का कंजम्पशन तब तक सोसाइटी में नहीं बढ़ेगा जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर से सारे टैक्सेस हटा ले। तो चलिए, मैंने आपको सारे पॉइंट्स तो बता ही दिए कि मैरिजुआना क्यों लीगलाइज होना चाहिए। इसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज़ हैं, इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ हैं, इसके बहुत सारे रिक्रिएशनल यूसेज हैं। तो अगर इतने सारे यूसेज हैं तो इसकी इंडस्ट्री बहुत प्रॉफिटेबल भी होगी और अगर एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है तो वो शायद बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय भी करेगी। तो 2016 से 2018 के बीच में मैरिजुआना इंडस्ट्री में ही 17.7% का एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट बढ़ा था। तो चलिए, अब मैंने आपको बता दिया कि मैरिजुआना लीगलाइज करने के क्या फ़ायदे होंगे। तो चलिए अब ये जानते हैं मैरिजुआना को लीगलाइज करने के पांडेमोनियम, मैंने सुना, खबर मिली है कि तू यहाँ पे नशे की बातें कर रहा है। नहीं पुलिस सिंह, मैं तो यहाँ लोगों को मैरिजुआना के लीगल होने और इलीगल होने दोनों के फ़ायदे और नुकसान समझा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी सुनता हूँ, क्या बताता है तू। आप भी सुनो, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगती है तो शेयर करो, पुलिसिंग का काम आसान हो जाएगा। और अगर इसका कुछ इन्फॉर्मेशन में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो इसको कमेंट सेक्शन में धरो। तो हम बात कर रहे थे मैरिजुआना क्यों इलीगल रहना चाहिए इस बारे में। अब जब हम इस टॉपिक में बात स्टार्ट करने वाले हैं तो हमें ये समझना पहले सबसे ज़रूरी है कि मैरिजुआना अगर लीगलाइज भी हो जाएगा तो हमें कई साल लगेंगे सोसाइटी पे उसके दुष्प्रभावों को समझने के लिए। हमने ये टॉपिक समझने के लिए कोलोराडो की एक रिपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट ऑफ लीगलाइजिंग मैरिजुआना उसकी मदद ली है। इस रिसर्च का प्रेमाइस ये है कि लोग अपने मैरिजुआना कंजम्पशन और यूसेज और उसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात को एडमिट करने के लिए एक इलीगल सेटिंग में बहुत डरते हैं। एक लीगल सेटिंग के अंदर ही ये किया जा सकता है। कोलोराडो में मैरिजुआना लीगल हो गया था 2014 में। तो ये रिपोर्ट ये देखती है कि 2014 से 2018 के बीच में कोलोराडो में मैरिजुआना लीगलाइजेशन की वजह से क्या नुकसान हुए थे। तो आपने ये तो काफ़ी लोगों से सुना होगा कि मैरिजुआना एक टैक्स रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन अगर हम इस बात को कोलोराडो के केस में देखें तो हर $1 जो टैक्स रेवेन्यू से कमाया गया उसके लिए कोलोराडो के सिटीजन्स ने लगभग $4 खर्च किए। ये $4 उन लोगों ने अपनी सोशल कॉस्ट पे करने के लिए दिए। अब मैरिजुआना वहाँ जब लीगलाइज हो गया तो हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स का रेट बढ़ गया, हेल्थ केयर सिस्टम पे लोड बढ़ गया, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होने लगे और कोर्ट रिलेटेड मैटर्स बढ़ने लगे। तो ये सारी प्राइसेस इन चीज़ों की हैं। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट के बारे में। कोरोना वायरस के वजह से हम सब घर में कैद हो गए हैं और आजकल हम इन्वायरमेंट को कुछ ज़्यादा ही अप्रिशिएट करने लग गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि लीगलाइज होने की वजह से मैरिजुआना इंडस्ट्री इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट करेंगी? तो अगर हम इस बात को कोलोराडो के केस में देखें तो लीगलाइज होने के बाद लोगों ने मैरिजुआना को ऐसी जगहों में उगाने की कोशिश करी जहाँ की इन्वायरमेंटल और फिजिकल कंडीशंस मैरिजुआना ग्रोथ को फेवर नहीं करती। लेकिन
ऐसे इंडोर ग्रोथ के ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है और ये फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज भी क्रिएट करती हैं। कोलोराडो की बात करें तो पूरे स्टेट की इंडोर मैरिजुआना ग्रोथ फैसिलिटीज़ लगभग 3 मिलियन कार्स के बराबर ग्रीन हाउस गैसेज क्रिएट करती हैं। और अभी मैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर मैरिजुआना किसी जगह में लीगलाइज हो जाती है तो उसके रिलेटिंग क्रिमिनल केसेस कम हो जाएंगे, लेकिन कोलोराडो में इसका ऑपोजिट देखा गया। क्रिमिनल रिलेटिंग केसेस तो कम हो गए, लेकिन अंडर एज पोजीशन विद एन इंटेंट टू सेल के केसेस लगभग 43% से बढ़ गए। 43 नहीं, सॉरी, मेरे डायरेक्टर ने मुझे फिर करेक्ट किया, 64% से बढ़ गए। तो मैरिजुआना क्यों इलीगल रहना चाहिए, इसके विपक्ष में मेरे पास एक आखिरी पॉइंट है, ट्रैफिक रिलेटेड एक्सीडेंट। कोलोराडो की बात करें तो वहाँ ट्रैफिक रिलेटेड एक्सीडेंट 62% से बढ़ गए लीगलाइज होने के बाद। वॉशिंगटन में लीगलाइज होने के बाद कार रिलेटेड एक्सीडेंट्स डबल हो गए। और अगर हम हाईवे लॉस डेटा इंस्टीट्यूट की बात माने तो उन स्टेट्स में जहां मैरिजुआना लीगलाइज्ड है वहां ट्रैफिक रिलेटेड एक्सीडेंट्स 6% बढ़ गए उन स्टेट्स के कंपैरिजन में जहां मैरिजुआना लीगलाइज नहीं है। अब ये कोई भी रिपोर्ट ये बात नहीं बोल रही है कि मैरिजुआना कंजम्पशन से लोग इम्पेयर्ड हो जाते हैं गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स मानती हैं कि आप एक और हार्मफुल सब्सटेंस जो ड्राइवर को इम्पेयर कर सकती हैं वो सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। तो अब अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मैं आपको आज ये नहीं बोलूँगा कि ये रिसर्चेस करने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम लगती है, लेकिन हमारे डीओपी, हमारे डायरेक्टर और ये जो लोग ये हमारे सेट बनाते हैं, अब उन लोगों के बिहाफ में सोचिए। अगर आप हमें पेटीएम अकाउंट में जाके कुछ छोटा अमाउंट भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स और रिसर्च पे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। और अगर आप हमारे पेटीएम अकाउंट के थ्रू हमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपके पास पावर होगी ये डिसाइड करने के लिए कि हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करें। लिंक यहाँ पे भी दिया हुआ है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मैरिजुआना लीगल रहे या इलीगल रहे, ये असमंजस में तो हम कई साल से फंसे हुए हैं और ये हमारे देश की गवर्नमेंट्स ही डिसाइड कर सकती हैं। लेकिन मेरे पास आज आप लोगों के लिए एक और सवाल है। लीगलाइजेशन के केस में अगर इंडिया में मैरिजुआना लीगलाइज हो गया तो क्या हम सस्टेनेबल रूरल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस जो अभी तक इंडिया में फॉलो की जाती हैं, क्या हम उन्हीं को फॉलो करेंगे या बड़े कॉरपोरेट्स आके ये सारी स्पेस को घेर लेंगे? तो 2017 में कोरोना बियर्स के ओनर कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स ने कनाडा के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर, मैरिजुआना के मैन्युफैक्चरर कैनोपी ग्रोथ की कंपनी में एक माइनॉरिटी स्टेक खरीद लिया। कोक, हेनिकन, मार्लबोरो इस स्पेस को बहुत क्लोजली देख रहे हैं। और अगर हम एक लंदन के ग्रुप प्रोहिबिशन पार्टनर्स की बात माने तो 2028 तक मैरिजुआना इंडस्ट्री 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन सकती है। एक बार बड़े बिजनेसेस मैरिजुआना मार्केट में एंटर कर गए तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाएंगे और मैरिजुआना बहुत चीप कॉस्ट में प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। ऐसे केस में छोटे फार्मर्स और छोटी इंडस्ट्रीज़ इन बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ अपने क्वालिटी और प्राइस के साथ compete नहीं कर पाएंगी। अगर हम अल्कोहल और टबैको इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल लें तो हम शायद अपने हाथ पे गिन पाएंगे कि कितने वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स हैं जो इन स्पेसेस में ऑपरेट करते हैं। तो क्या हमारे पास इस बात का कोई सोल्यूशन है? हमारे पास सोल्यूशन है, और सोल्यूशन है वाइन और बियर इंडस्ट्री के पास। अगर हम 1970 से पहले की बात करें तो अगर कोई इंसान बियर पीने किसी बार में जाए तो उसके पास कुछ बहुत कम ऑप्शंस होते थे चूज़ करने के लिए, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट्स ही बियर बनाते थे। लेकिन 1970s और 1980s में क्राफ्ट बियर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। क्राफ्ट बियर मैन्युफैक्चरर्स बेसिकली ब्रूअरीज होती हैं जो कि एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बियर प्रोड्यूस करती हैं कंपेयर टू ये बड़े कॉर्पोरेट्स। इनका मेन फोकस होता है क्वालिटी, फ्लेवर और ब्रूइंग टेक्निक्स के ऊपर। अब अगर हम ये सेम चीज़ मैरिजुआना इंडस्ट्री में देखें तो दुनिया भर में लोग मैरिजुआना उसकी क्वालिटी के लिए और उसके इफेक्ट्स के लिए प्रेफर करते हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा और सबसे फेमस अपने मैरिजुआना प्रोडक्शन के लिए स्टेट्स हैं केरला, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, मणिपुर, शिलोंग और यहाँ तक का बिहार भी। इंडिया के सबसे फेमस स्ट्रेन्स हैं मलाना खुश, मणिपुरी स्ट्रेन, मैंगो खुश और इडुकी गोल्ड। यहाँ तक दुनिया के सबसे फेमस स्ट्रेन्स में से एक वाइट विडो भी इडुकी गोल्ड से ही आता है। तो अब इस चीज़ को इंडिया के केस में इमेजिन करते हैं कि अगर ये सारे रीजन्स, ये सारे स्टेट्स अपने प्रोडक्ट को अपनी ऑथेंटिसिटी, इफेक्ट्स, क्वालिटी के बेसिस पे मार्केट करें
और अगर लीगलाइजेशन का कभी भी कोई डिबेट चलता है तो मार्केट में अपने एक शेयर के लिए रेगुलेशंस पास करवाएं तो शायद ये स्मॉल बिजनेसेस इस स्पेस में एग्जिस्ट कर पाएंगे। अब हम करें क्या? इसे लीगलाइज करें या इसे इलीगल रहने दें? आज के टाइम पे हम सब अपनी ओपिनियंस दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा, बल्कि ये फैक्ट बताना चाहूँगा। ये फैक्ट है पोर्चुगल का। 2001 से पहले पोर्चुगल यूरोप में सबसे बुरी ड्रग रिलेटिंग प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। उनके वहाँ हेपेटाइटिस और HIV के केसेस भी सबसे ज़्यादा थे यूरोप में। इसके चलते पोर्चुगल कोई भी ड्रास्टिक स्टेप इस अपनी ड्रग डिपेंडेंस को ठीक करने के लिए लेने के लिए तैयार था। तो सबसे पहले तो पोर्चुगल ने अपने देश में ड्रग पोजेशन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अगर कोई भी इंसान 10 दिन की यूजेबल क्वांटिटी के साथ पकड़ा जाता था तो उस पर कोई भी ऑफेंस नहीं होगा, उसको क्राइम के लिए उसको बेसिकली क्रिमिनल क्लेम नहीं किया जाएगा। इसके बाद पोर्चुगल जितना पैसा खर्च करता था इन ड्रग्स को पकड़ने के लिए, उन्होंने वो सारा पैसा अपने हेल्थ केयर सिस्टम में डाइवर्ट कर दिया और एज अ कंट्री ड्रग्स को एक क्राइम की तरह नहीं देखते थे बल्कि एक डिजीज़ की तरह देखते थे। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ 44% जो डिपेंडेंस था पोर्चुगल की पॉपुलेशन का ड्रग्स पे, वो गिर के 28% पे आ पहुंचा। अब इसी चीज़ को एक बार के लिए हम लोग US के साथ कंपेयर करते हैं। हर साल US इन ड्रग्स को पकड़ने के लिए लगभग $50 बिलियन खर्च करता है और एंड में सिर्फ 10% ड्रग्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनको पकड़ पाता है। तो बेसिकली पैसा तो इतना खर्च किया लेकिन काम किया इतना। क्या marijuana लीगल होना चाहिए या इलीगल रहना चाहिए, ये डिसीजन मैं अब आप पे छोड़ देता हूँ। मेरे पास जितने फैक्ट्स थे मैंने आपको दे ही दिए हैं और मैं मानता हूँ कि आप समझदार हैं एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाने के लिए। और क्योंकि आप समझदार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने स्टोनर और नॉन स्टोनर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।